हेलो एवरीवन। तो आज शुरू होने वाला है हमारा कार्बन और उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का सीरीज। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में सबसे अधिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो यही पार्ट है कार्बन और उसके यौगिक। तो हम फटाफट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर करते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। एस्टिक अम्ल का सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें दो कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है। यदि एक कार्बन रहता तो मेथेनोइक अम्ल, दो कार्बन है तो इसलिए क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल यानी सिरके का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। इस बात को आप याद भी रखेंगे। इसका फार्मूला या नाम कई तरह से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला है CH3COOH और इसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये एस्टिक अम्ल का फार्मूला है। एस्टिक अम्ल इसका कॉमन नाम है या जनरल नाम है जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तथा एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। चलिए, तो दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो अब देखिए C3H8 का फॉर्म किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 3 होंगे, उसके बाद सारे हाइड्रोजन लगे होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, ये हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने टोटल सहसंयोजक आबंध हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 सहसंयोजन आबंध हैं। तो आप स्ट्रक्चर एक बार ड्रा कीजिए और देखिए कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्रेमवर्क है, उतने सहसंयोजक आबंध होंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, यानी आंसर हमारा हो जाएगा D। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्वा रेजिया या रॉयल जल इसे बोला जाता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो हम जानते ही हैं HCl और HNO3 का मिक्सर होता है एक्वा रेजिया। यह इतना पावरफुल लिक्विड होता है कि अपने अंदर सोना जैसी अक्रिय धातु को यह गला सकता है। तो एक बात हमेशा आप याद रखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है, जिसमें 3 है वो 3 अनुपात में नहीं होगा। HNO3 में 3 है तो यह 1 होगा, HCl में 3 नहीं है तो यह 3 होगा। आपको इस तरह से याद करना है, जिसमें 3 है वो 3 नहीं होता है। तो यहाँ पे HCl का 3 अनुपात होगा और फिर HNO3 का 1 अनुपात होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C, यानी एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्लोरोमीथेन का फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं मीथेन का फार्मूला होता है CH4, उसमें से एक क्लोरीन हम रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन से, तो उसका फार्मूला हो जाता है CH3Cl। इसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। यदि 2 क्लोरीन रहते हैं तो डाई क्लोरोमीथेन बोलते हैं, उसका फार्मूला हो जाता है CH2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरीन है इसलिए उसको क्लोरोमीथेन बोलते हैं और हमारा फार्मूला हो जाएगा B, CH3Cl। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। C6H5 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो अब देखिए, कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1। तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो 12 छक 72, 12 गुणे 6 यानी उसका हो जाएगा 72, और फिर साथ में 6 हाइड्रोजन है तो उसका 1 गुणे 6 6 हो जाएगा, यानी 72 6 78, यानी 78 आणविक द्रव्यमान होगा C6H6 का। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो आप जानते हैं सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, जिसका फार्मूला होता है CH4। यह एक गैस है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या होगा, A। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुलेरिन अप्रूफ है, तो हम जानते हैं जो फुलेरिन है, बकमिस्टर फुलेरिन, वह कार्बन का अप्रूफ है। इसके अलावा ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूफ है। तो फुलेरिन को आप याद करेंगे C60 इसका फार्मूला होता है, और यह एक फुलेरिन जो है कार्बन का अप्रूफ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथिलीन कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं। इथिलीन का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है C+C, यहाँ हाइड्रोजन 2 और फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब पूछ रहा है इसमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो अब देखिए कि किसी जगह 2 या 2 से अधिक बॉन्ड हो तो वहाँ सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। एक कोई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा A। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जिसमें 3 बॉन्ड हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन में होता है 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा होगा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा और ये दोनों पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा इथिलीन में 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है और एक पाई है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया A। अब चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, तो C सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद से 3 हाइड्रोजन होते हैं दोनों कार्बन पे। तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या, कितने सहसंयोजक आबंध हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन कार्बन 7 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 7, यहाँ पे 7 दिया नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब देखिए इथेन में 7 ही बॉन्ड होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 7, इसमें गलत आंसर दिया है। अब देखिए मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो मीथेन सबसे सिंपल कार्बन है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए, तो हमारा आंसर होगा B। अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। अभी आपको दिखाएं, N ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे 3 सहसंयोजक आबंध हैं। देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड है, तो कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3, तो आंसर हमारा हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो हम जानते हैं एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक ही आपको पढ़ना ही है, C6H6, उसको बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन आपको याद रखना है, C6H6 फार्मूला होता है इस एरोमेटिक कार्बन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। आपको ये याद रखना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। अब चलिए 14वां क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। तो जानते हैं हाइड्रोजन और कार्बन संयोग करते हैं तो बनता है हाइड्रोकार्बन। जितने भी कार्बनिक यौगिक आप पढ़ रहे हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है इसमें। तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH ग्रुप होता है, COOH ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे, जो एथेनोइक अम्ल या सिरके में पाया जाता है वो COOH वाला समूह है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। चलिए अब बता ही देते हैं, ऑक्सीजन के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, 2 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के बीच 3 पाए जाते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, O डबल बॉन्ड O होता है। तो ऑक्सीजन में आप याद रखेंगे 2, नाइट्रोजन में 3 सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा B 2। अब आगे हम देखते हैं जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो आप एकदम जानते ही हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो हमारा अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा A। अब देखिए एथेन का आणविक सूत्र है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो देखिए एथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है एथेन का आपका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड तथा कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड। तो आप टोटल गिनते हैं तो पाते हैं कि 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो एथेन के आणविक सूत्र में कितने सहसंयोजक आबंध होंगे, 7। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है। ये देखिए समयोता आप पढ़े हैं, समयोता में क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया है, यानी जितने कार्बन और हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में है दूसरे में भी उतने ही होंगे, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होगा। तो देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग हैं, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे भी अलग अलग हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी सेम अनुपात में है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा C। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है, तो उसके लिए सुपर ट्रिक यही होता है कि आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी परमाणु हैं उनके संख्या गिनेंगे, यदि दोनों में बराबर हैं तो वो दोनों युग्म क्या होंगे, आपस में समावयवी होंगे। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा हमारा C। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो हम जानते हैं जो अवायवीय शोषण होती है, यानी वायु की कम मात्रा में जो शोषण होती है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जो शोषण होती है उसे अवायवीय शोषण कहते हैं, और उसमें अल्कोहल या इथेनॉल बनता है। अब चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, CHO का IUPAC नाम क्या है। इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल, आप इसको याद करेंगे मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल इसका IUPAC नाम होता है CHO का। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो हम जानते हैं जो एल्काइन होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, एल्केन एल्कीन एल्काइन, उसमें 3 आबंध होते हैं, उसका फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी कार्बन जितना होगा उसके दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें C3H4 है, यानी C3H4 यहाँ पे 3 का दोगुना होगा 6, 6 से 2 कम यानी 4, यानी यही अल्काइन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। अब चलिए आगे हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रतिकारक कौन सा है? तो हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH होता है, तो यह है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। अब चलिए एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो एथेनॉल में हम जानते हैं कोई भी मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल होता है उसमें OH क्रियाशील मूलक होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे A। कोई भी एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है, तो हम जानते हैं इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल होता है, आप पढ़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा B। अब चलिए निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सहसंयोजी यौगिक होते हैं। यहाँ पे CaCl2 यह हाइड्रोकार्बन नहीं है, यह एक आयनिक यौगिक है, यह सहसंयोजी यौगिक है। CO2 भी सहसंयोजी यौगिक है, अमोनिया NH3 यह भी सहसंयोजी यौगिक है। NaCl, CaCl2 ये सब क्या हैं? ये सब आपके आयनिक यौगिक के उदाहरण हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी आप पढ़े होंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जो कॉपर है इन सब में सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़िए, ये जितनी भी धातुएं हैं ये कॉपर से नीचे हैं। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई ऐसी धातु का नाम बताइए जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर से नीचे है, तो हमारा आंसर यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी को हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं, आप वहाँ से चाहें तो पहले चैप्टर में से ये पढ़ सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो हम इसको अम्ल बोलते हैं COOH को, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखते हैं CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, COOH को बोलते हैं एसिड, OH को बोलते हैं एल्कोहल। तो यहाँ पे CHO को क्या बोलेंगे? हम CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। OH क्रियाशील मूलक है, अभी आपको बताएं अल्कोहल का OH होता है। अभी क्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्कीन, तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्कीन। C ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वो होता है एल्काइन, ठीक है, तो वहाँ पे ये हो जाएगा एल्काइन, और C डबल बॉन्ड है तो इसलिए क्या होगा? एल्कीन, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा B। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा NaSCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फुरफुराहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है? तो हम जानते हैं कि कोई भी अम्ल होता है, अम्ल NaSCO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी खाने के सोडा के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस को मुक्त करता है। कार्बनिक अम्ल, कोई कार्बनिक अम्ल यदि अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एथनोइक अम्ल, यहाँ पे ये अम्ल है तो आंसर हो जाएगा हमारा D। आगे देखते हैं खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो गई हो तो इसका अर्थ होता है कि, अब देखिए बर्तन का तली काला हो गया है, यानी यदि पूरी तरह से ईंधन जलता तो बर्तन का तली काला नहीं होता। जैसे कोई भी बर्तन है, हम बर्तन को कहीं पर रख दिए हैं और फिर आग जल रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग जल रही है, तो यहाँ पे जो काला चीज़ हो जाता है वो कार्बन के अपूर्ण दहन के कारण होता है, क्योंकि ये काले पदार्थ कार्बन होते हैं। यदि कार्बन पूरी तरह से जलता है, जैसे आप गैस में देखते हैं, जो आपके घर गैस चूल्हा है उस पर किसी बर्तन पे आप खाना बनाइए, देखेंगे जो बर्तन की तली होगी वो काली नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण दहन होता है। यहाँ पे अपूर्ण दहन होने के कारण लकड़ी वगैरह पर जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन की तली काली हो जाती है कार्बन के कारण, तो हमारा आंसर हो जाएगा B, यानी ईंधन हमारा पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र हम जानते हैं C6H12O6 होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा A। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है, एथाइन गैस देता है या एसिटिलाइन गैस देता है। यही गैस क्या करती है? आपके फल को पकाने के लिए काम आती है, कैल्शियम कार्बाइड या कार्बाइड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, ठीक है, Al4C3 की जल अपघटन से बनता है, ये आपको याद रखना है। मेथेन बनता है जब हम Al4C3 का जल अपघटन कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
पेंटेन जिसका अणु सूत्र इतना है, संरचना समवायु कितने संभव है? तो यहाँ पे 3 संरचना समवायु संभव होते हैं। देखिए हम बना रहे हैं। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें पांचों कार्बन एक लाइन में होंगे, तथा दूसरा समवायु होगा जिसमें दूसरे एक कार्बन किसी कार्बन से यहाँ से जुड़ा होगा, तथा तीसरा समवायु होगा इसमें दोनों कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़े होंगे। तो इस तरह से इसके 3 समवायु टोटल बनेंगे। निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक यौगिक है? तो हम जानते हैं बेंजीन जो होता है एरोमेटिक यौगिक होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? ये तो आपको बता ही चुके हैं। बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। इसको आप याद रखेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की समान संख्या होती है बेंजीन के अणु सूत्र में। यह एरोमेटिक कार्बन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये तो क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए यदि आ गया है तो। जो प्राकृतिक रबर होता है ब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। तो चलिए यहाँ पे हम रोकते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।